क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अक्सर नेताओं के बयान इस देश में सुर्खियां बन जाते हैं और जब सुर्खियां बन जाते हैं तो कई बार जब नेताओं के बयान हल्के होते हैं तो अक्सर नेता लोग कहते हैं कि दरअसल उनकी जबान फिसल गई थी। लेकिन जब कभी भी राष्ट्रीय मुद्दों पर या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर हल्की बयानबाजी होती है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस तरह की बयानबाजी कुछ वोटों की खातिर की जा रही है, क्या सिर्फ राजनीति की खातिर की जा रही है। और खास करके जैसा मैंने कहा, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर हल्की बयानबाजी हो तो। बीते दिनों एक वरिष्ठ नेता एनसीपी के नेता शरद पवार साहब ने एक ऐसा ही बयान दिया जो विवादों में घिर गया और उसको लेकर उनकी आलोचना भी हुई और सवाल ये भी उठे हैं कि क्या आतंकवाद को मजहब से जोड़ना और क्या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर संभल कर ना बोलना ये जो है ये वास्तव में चिंताजनक है। इसी पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आतंकवाद का खतरा भारत सहित पूरी दुनिया के लिए बढ़ता जा रहा है और दुनिया अब ये समझने लगी है कि आतंकवाद का मुकाबला करना है तो सुरक्षा एजेंसियों को कहीं ज्यादा सतर्क और चौकन्ना रहने की जरूरत है। लेकिन राजनेता सुरक्षा एजेंसियों के नाम पर ही राजनीति करने लगे तो क्या कीजिएगा। और इस बार ऐसा किया एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने। शरद पवार ने पिछले दिनों एक विवादित बयान में कहा कि एटीएस अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रख रही है। पवार ने कहा कि एटीएस, आईएस और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के नाम पर मुस्लिम युवाओं को आतंकित कर रही है। शरद पवार के बयान पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को जाति और मजहब से जोड़ना देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैसे शरद पवार पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिन पर देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगा है। इससे पहले आजमगढ़ की एक चुनावी रैली में मायावती भी ऐसा ही बयान दे चुकी हैं। तो 26/11 के आतंकी हमले और पाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर दिग्विजय सिंह सहित कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी विवादित बयान दिए थे। दुर्भाग्य से आतंकवाद और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मसलों पर भी राजनेता अपनी बयानबाजी के लिए कोई लक्ष्मण रेखा खींचने के लिए तैयार नहीं है। और ये हमारी रिपोर्ट थी और आज के दो बड़े सवाल जो हम दो टूक में उठाएंगे वो बड़े सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल वो ये है कि राजनीतिक फायदे के लिए सुरक्षा की मर्यादाएं तोड़ने वाले नेताओं से आखिर कैसे निपटा जाए, यह हमारा आज का सवाल है। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह का बयान शरद पवार साहब ने दिया और उससे पहले भी कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए थे, आखिर अब ये सोचने का वक्त आ गया कि ऐसे नेताओं से किस तरह से निपटा जाए। ये एक बड़ा सवाल है। और हमारा आज का दूसरा सवाल जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो दूसरा सवाल कि आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर आखिर क्यों कुछ नेता भड़काऊ बयान दे जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है। और साथ साथ आज हम एक और मसले पर भी जरूर बात करेंगे और वो मसला पंजाब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पंजाब से जो खबर आ रही है वो भी देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत चिंताजनक खबर है। और खबर ये है कि आम आदमी पार्टी को जो फंडिंग हो रही है पंजाब चुनाव के लिए, उसमें उनको बहुत सा पैसा अलगाववादी, जो पंजाब की अलगाववादी ताकतें हैं, उनकी तरफ से आ रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज 3 मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, परिचय करा दें। हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, वरिष्ठ नेता। और हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन हैं, उनके नेता। और हमारे साथ मोहम्मद अफजाल साहब हैं जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं, प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले सिंह साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि इस बयान को लेकर के आपकी पार्टी की तरफ से जो है इसकी प्रतिक्रिया दी गई कि इस तरह के मसलों पर जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि जो चिंता शरद पवार ने जताई वो कहीं से भी वाजिब है? नहीं, अगर वो चिंता वाजिब भी हो, परंतु हालांकि वाजिब नहीं है वो। उनका आज हमारे मुख्यमंत्री साहब ने उनको डिटेल सारी भेज दी है कि कितने लोग किस मजहब के कैसे अरेस्टेड, सब जानकारी भेज दी। परंतु विषय ये नहीं है
क्या आतंकवाद को आप मजहब से जोड़ेंगे? ये जब 80 के दशक में देश में आतंकवाद शुरू हुआ तो ये कहना शुरू हर सिख आतंकवादी है, तो वो आतंकवाद को आप मजहब से मत जोड़िए। हालांकि वो ठीक है, इस समय जो देश में आतंकवाद का माहौल है उसमें एक कुछ पर्टिकुलर तबके के लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होंगे या चल रहे होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। आप जो माओइस्ट का सारा मूड चल रहा है, क्या वो एक तबके के लोग जिनकी तरफ इशारा शरद पवार साहब कर रहे हैं, क्या वो लोग कर रहे हैं? क्या या झारखंड में जो चल रहा है, क्या वो एक तबके के जिनकी तरफ शरद पवार साहब इशारा कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं? तो ये कहना कि एक कौम के लोग, एक तबके के लोग आतंकवाद में आतंकवादी उसको आप आतंकवादी की तरह ही ट्रीट करें। जो देश को तोड़ने की बात करता है आतंकवादी का अलग बात है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई निर्दोष लड़कों को, कुछ लोगों को उठा लिया जाता है, इंटेरोगेशन होती है, कई लोगों को फिर कानूनी दृष्टि से भी उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता कोर्ट में। तो ये सारे मसले हैं, वो कहते हैं कि ये चिंता की बात है, इस तरह से टारगेट करके किया मैंने अभी कहा, अभी आपको बताया, मैं आपको, आप चाहते हो मैं आपको नाम देकर कह सकता हूँ, जो अभी कानपुर में लोग उठाए गए वो क्या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से थे? वो तो मैं उनका अगर आप नाम बोलो तो विक्रांत सिंह है, पंकज है, वो निर्भय सिंह है, रोशन मिश्रा है, अब ये सब नाम कैसे नाम है? अब अगर ये बात तो अब उन पर भी कार्रवाई हो रही होगी। जो व्यक्ति आतंक से जुड़ा हुआ है, जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, जो और परंतु हो ये रखा है कि पिछले कुछ सालों में देश में इस प्रकार की राजनीति चली है कि हम आतंक के नाम पर अपीजमेंट की बात करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ये इस कौम के लोग आतंकवादी हैं, नहीं है या हैं, हम उनको अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक देश में पिछले दिनों में जो पिछली सरकारें नहीं, उन्होंने एक नए प्रकार का स्लोगन भी कॉइन किया, वो भगवा आतंक का स्लोगन किया। ये असल में ये सारा मामला वहां से शुरू हुआ है और आज उसके कारण से पीड़ा हो रही है। आप सहमत है इस बात से क्या कि दरअसल इसको कॉइन करके कुछ शब्दों को उछाल दिया गया और उसके कारण? और वैसे ये बात सही है, आतंक और मजहब का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं अशोक जी कहूँगा कि आज की बहस अगर पंजाब पे हो रही है या शरद पवार के बयान पे हो रही है, तो एनसीपी से कोई बैठता है यहाँ पर आपके साथ खड़ा होता तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जाहिर है मैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए यहाँ नहीं आया। मैंने भी वही खबर अखबार में पढ़ी है। ये बात बिल्कुल सही है कि आतंकवाद को किसी भी मज़हब से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। कम से कम इस्लाम के मानने वाले ये कहते हैं कि जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं वो बुनियादी तौर पर इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। अब आइए प्रैक्टिकल, जो आपने कहा कि जो शरद पवार जी ने कहा, जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का या जो भी उन्होंने दिया है वक्तव्य, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ मुस्लिम तंजीमें आई थी जिन्होंने ये शिकायत की कि एक ही धर्म के लोगों को पकड़ा जा रहा है, नौजवानों को, और इसको बंद करना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो ATS को इसका ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तक जितने लोग पकड़े गए हैं इस किस्म के इल्ज़ामात में, चाहे ISIS से मुतल्लिक हो, चाहे पाकिस्तान से ताल्लुक़ की बिना पर हो, या ख़ास तौर पर आतंकवाद जो बहुत बड़ा मसला है भारत के लिए, उसको अगर आप देखेंगे तो जो गिरफ्तारियां यहाँ होती हैं उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। यानी जब पकड़ लेते हैं तो बहुत बड़ी खबर छप जाती है। अभी आपको याद होगा हैदराबाद में कुछ लोग पकड़े गए थे और उसके 4 दिन के बाद ही उनमें से काफ़ी बड़ी, सिर्फ 2 को शायद छोड़ करके बाकी सबको छोड़ा गया, उसी वक्त छोड़ा गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पकड़े जाते हैं, मुकदमा चलता है, चार्जशीट फाइल ही नहीं होती है, और चार्जशीट फाइल होती है तो कमज़ोर होती है, और उसके नतीजे में बाद में अदालतों ने 8-8, 10-10 साल के बाद भी ये फैसले किए हैं कि वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे। सवाल ये कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता अगर इस तरह का बयान हल्का देता है, ठीक है, तंजीमें जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, उनके पास कुछ लोग आए थे, शिकायत की थी, लेकिन शायद इसको कहने का तरीका दूसरा हो सकता था, क्योंकि अभी जो संदेश गया देश में कम से कम वो अच्छा संदेश नहीं गया कि आप देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं। जो आपने सवाल उठाया मैं उससे जुदा नहीं हूं। मैं कह रहा हूं ये बात ठीक है कि जो गिरफ्तारियां होती हैं वो पूरी पक्की मजबूत आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी हमने मामले देखे जहां पर लोग कई साल जेल में रहने के बाद निकल जाते हैं, उनके और वो निर्दोष साबित होते हैं। लेकिन मोहम्मद अफजल साहब, आप कैसे देखते हैं इस बहस को? आपको लगता है कि इस बहस को या फिर नेताओं को इस तरह के अगर बयान देने हैं तो शायद बयानबाजी ना हो तो हमें इस बहस की जरूरत भी ना पड़े, वो भी ऐसे नेता जो कि देश के वरिष्ठ रक्षा मंत्री रह चुके हैं और देश के बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, इस तरह की बयानबाजी उनको शोभा नहीं देती? देखिए, मुझे बड़े अफसोस की बात साथ कहना पड़ता है कि आज हम 70 साल अपना जो है आज़ादी का यौम आज़ादी मनाए हैं और उसके बाद भी हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बटे हुए हैं, क्योंकि आज भी हम हिंदुस्तानी नहीं बन सके। हम हिंदुस्तान के मुसलमान, मैं पूछना चाहता हूँ राजनेताओं से कि ये हिंदुस्तान के मुसलमान कौन से देश के आए हुए हैं? ये अरब के हैं, ये ईरान के हैं, ये इराक के हैं? हम हिंदुस्तानी हैं।
हमारी पहचान हिंदुस्तानियत क्यों नहीं समझी जाती? आप हमारे को कैटेगरी में क्यों बांटते हैं, हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई में क्यों बांटते हैं? और जब इस तरह की, क्योंकि अगर इस तरह के ये नहीं करेंगे तो इनको ये चीज पसंद नहीं आती। नहीं अफजल साहब, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो बयान शरद पवार साहब का है वो, क्योंकि आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि विक्टिमाइजेशन हो रहा है युवाओं का, यूथ का, मुस्लिम युवाओं का? क्योंकि ये अगर चिंता है तो फिर ये क्या देश की साझा चिंता होनी चाहिए, अगर चिंता वाजिब है तो? देखिए, मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, ये सब कुछ हुआ, वहां के लोग पकड़े गए और पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने भी सहा वो जी, कि हमारे संगठन के ऊपर भी आया, सारी चीजें हुई। लेकिन बावजूद उसके जिस दिन मालेगांव के जो मुलजिम थे उनको जो बरी किया गया, तो सबसे पहले मालेगांव जाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो मुस्लिम राष्ट्र मंच का मोहम्मद अफजाल था। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं गई थी। मुझे माफ कर देना, सिर्फ इसलिए कि कम से कम उन लोगों से जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने सीधा यही सवाल किया कि हम जेल में चले गए था, हमारे नाम पर राजनीतियां खूब होती हैं, हमारे नाम पे राजनीति खूब सेकी जाती है, रोटियां सेकी जाती है और हमारे नाम पे खूब वोट बैंक होता है। लेकिन जब हम लोग अंदर चले जाते तो हमारे बच्चों का कौन से राजनेता ने हमारे बच्चों को देखा कि हमारे बच्चे तालीम पूरी हासिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ है या नहीं है? या हमारे को आज तक, मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी बातें तो कह देते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कभी एक वकील को ले जाके खड़ा होकर के आपने उनके लिए ये कहा, किसी एक शख्स के लिए, कोई भी एक राजनेता ने, जो भी सेकुलर अपने आप को कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने किसी एक ने, मुसलमान के नाम पे बड़ा नाम करते हो, मुसलमानों के खूब वोट लेते हो, लेकिन क्या तुमने कभी जाकर उनसे ये कहा कि ये मैं वकील लेके आया हूं और इसका जो है ना, ये आदमी बरी होना चाहिए? ये एक जो बात जो ये कह रहे हैं, जो मालेगांव के संदर्भ में कहा, आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टी हो या बड़े देश के नेता, उनकी जिम्मेदारी, अगर मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कुछ लोगों का गलत विक्टिमाइजेशन हो रहा है, तो राजनीतिक पार्टियों की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले पर वो आगे आए। अगर कोई निर्दोष पकड़ा गया है तो उसके बाद में रिहेबिलिटेशन, क्योंकि बयानबाजी सुनाई देती है, लेकिन जो अफजाल साहब कह रहे हैं सही बात है कि उसके बाद कोई जाता नहीं, कोई उनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए कैसे वो अपना जिंदगी आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए आगे बात नहीं होती। अभी आ रहा हूँ सिंह साहब आपके पास। जी देखिए, जो अफजाल साहब ने कहा वो बात बड़ी हद तक सही है कि इस तरह की चीज़ों में सियासत भी होती है और कुछ लोग अपना वोट बैंक देख करके उस हिसाब से बात करते हैं, दोनों तरफ से लोग करते हैं ऐसी बात। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो मुद्दा आपने आज उठाया है वो बुनियादी तौर पर यह है कि शरद पवार साहब ने जो बयान दिया है वो सही है या गलत है। तो जो मैंने आपको बातें बताई उसकी रोशनी में अगर आप उसका जायज़ा लेंगे, और ये राजनेताओं का काम है, सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, कहीं भी कोई तकलीफ है, कहीं भी कोई परेशानी है, चाहे वो हिंदू के साथ है, मुसलमान के साथ है, सिख के साथ है, ईसाई के साथ है, उसको उठाना उनके लिए ज़रूरी है। आजकल क्या हो गया है कि अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के एक सवाल ज़रा सा खड़ा कर दिया जाए, उस सवाल पे कोई सवाल पूछ ले, तो ऐसा लगता है जैसे देश के अंदर कोई बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है, एकदम कोई बगावत हो जाएगी। मैं समझता हूँ इस तरह के एटीट्यूड को, शरद पवार ने जो बयान दिया है, मैंने आपको बहुत निम्रता के साथ उसको एक्सप्लेन किया है कि जो कन्विक्शन रेट है बहुत कम है, इसलिए लोगों को शिकायत है। हर अपराध में जो पकड़े जाते हैं कन्विक्शन रेट देखे लोगों को 10-10 साल जो है एक छोटे सी चोरी के लिए, या फिर मैं चोरी भी नहीं कहूंगा, जो कि सजा याफ्ता अपराधी जिन पर साबित भी नहीं होते, सिर्फ ऐसे अपराध में आप 10-10 साल जेल में पड़े रहते हैं। तो ऐसे भी बहुत से, तो राजनेता उनकी बात भी करें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, जो कन्विक्शन की बात कही, इस देश में कभी टाडा लगा था, याद होगा आपको, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं पार्लियामेंट का मेंबर था उस वक्त, मैंने उस टाडा के मसले को बहुत बार पार्लियामेंट के अंदर उठाया और पूरे आंकड़े दिए। लोग ये समझते थे कि टाडा का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल होता है, और उस पर लोग सोचते थे कि शायद ये, मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये साबित किया कि 67,000 लोगों पर टाडा लगा और उसमें बड़ी तादाद में मुसलमान नहीं थे। कश्मीर में मुसलमान ज्यादा थे, पंजाब के अंदर सिखों पर टाडा लगा था, आंध्र प्रदेश के अंदर नक्सलाइट्स पर लगा। तो इस तरह के अलग अलग लोग थे और उसका मिसयूज हो रहा था। तो हमारा मैंने पहली बार पार्लियामेंट में ये कहा कि ये हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, ये देश का मसला है। तो मैं कह रहा हूँ अफजल साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हैं वो आप वही बात कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि शरद पवार साहब को इस बात को शायद दूसरे तरीके से रखते हो, शायद ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी जो संदेश गया वो ठीक नहीं। एक मिनट आ रहा हूँ सिंह साहब, क्योंकि मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक पे आता हूँ, उसके बाद ब्रेक के बाद इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा। देखते रहिए 2-2।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। जहां नदी है वहां जिंदगी है, लेकिन जरूरी है नदी के इस बहते पानी का खेतों तक पहुंचना, क्योंकि पानी में भीगे लहलहाते खेत जिंदगी की खुशहाली की तस्वीर खींचते हैं। इस बात को बखूबी समझते हैं उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इसीलिए साल 2014-15 में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च किए। उत्तर प्रदेश में जो अहम सिंचाई परियोजनाएं हैं उनमें शामिल हैं सरयू नहर परियोजना, बाणसागर नहर परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, बदायूं सिंचाई परियोजना, जसराना नवीन नहर सिंचाई परियोजना। ये है सरयू नहर परियोजना। उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं में काफी अहम। अखिलेश यादव सरकार ने 1,234 करोड़ रुपए खर्च करके 1,000 गैप्स पूरे करने के साथ 103 किलोमीटर मुख्य नहर की खुदाई की। इससे सरयू नहर परियोजना की सिंचाई क्षमता में 63,000 हेक्टेयर का इजाफा हुआ है और इससे बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती समेत 9 जनपदों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया गया। 2 सूखे निकल गए उत्तर प्रदेश में। इस समय 2 वर्ष से लगातार सूखे की स्थिति में चपेट में उत्तर प्रदेश, तब भी पानी की कमी नहीं होने दी गई। पूरी नहरें जो हैं टेल तक चलाई गई, किसी तरह भी रिजर्वायर्स पूरे भरे गए। एक टोटल फोकस सरकार का किसान के प्रति रहा और बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समुचित व्यवस्था इस सेक्टर के लिए उपलब्ध कराई। नदी में जिंदगी का बहाव है तो उसके किनारों पर बसता है खूबसूरती भरा सुकून। कुछ ऐसा ही नजारा खींचने वाली है गोमती के किनारे अखिलेश यादव सरकार। गोमती रिवर फ्रंट पर काम तेजी से जारी है। क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी के तहत गोमती की सफाई का काम आधुनिक उपकरणों और तकनीक के जरिए किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सोच का नतीजा ही है कि उत्तर प्रदेश की नदियों में चांदी से चमकते पानी में जमीन नम होकर सोना उगल रही है, तो तहजीब से धड़कते लखनऊ में गोमती के सुकून का एहसास है। Explore, experience, discover, cinema. From Brazil, Russia, India, China, South Africa. अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.tff.nic.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। गांव में रहने वालों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना शुरू की। इसमें गांव में पक्की सड़कें और नाली बनाने का काम हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद जैसे मसलों पर कुछ राजनेता जो बयानबाजी कर देते हैं और जो खबरें पंजाब से भी आ रही हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो अलगाववादी कुछ तंजीमों से जो है वो चुनाव लड़ने का पैसा ले रही है, तो क्या आतंकवाद के मसले पर
भी राजनीति होने लगती है और राजनेता और पॉलिटिकल पार्टियां यहां भी मर्यादाओं को तोड़ देती है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं बीजेपी से, मीम अफजल साहब हैं कांग्रेस से, और साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद अफजाल साहब है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से। सिंह साहब, जो कुछ सवाल इन्होंने उठाए थे मीम अफजल साहब ने ब्रेक पे जाना, उस पर आप जरूर बात करें, लेकिन साथ साथ मैं पंजाब की भी बात आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत जो खतरनाक जो खबरें आ रही हैं, अगर इस तरह का है कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग जो है वो कुछ अलगाववादी तंजीमों से हो रही है, तो क्या राजनीति के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए ये मर्यादाएं तो होनी चाहिए कम से कम? राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों पर तो हम कम से कम कुछ लक्ष्मण रेखा खींच लें। देखिए, मैं मीम अफजल साहब बात कर रहे थे, मैं बीच में टोका नहीं, मैं उनको, मेरे वरिष्ठ हैं। अगर कन्विक्शन रेट कम है तो उसमें अदालतों की कहीं कमी है, जहाँ पुलिस के अंदर की कमी है। मतलब अगर आतंकवादी हमारे यहाँ छूट जाते हैं तो उसमें कहने की कमी, जहाँ ऐसे लोग छूट जाते हैं जो नहीं छूटते। अरे सर, एक आप देखो सर, आप मुझसे सर, मैंने आपने कहा, मैंने सुना सर, उसमें अदालतों की कमी है। परंतु ये कहाँ तक ठीक है कि आप वोट बैंक की राजनीति चलते, आप अपीसमेंट की राजनीति चलते हुए आप कभी अफजल गुरु के साथ खड़े दिखेंगे, आप कभी जो बाटला हाउस में होगा उसमें आंसू बहाएंगे, ये कब तक चलेगा? और ये हो रहा है, लगातार हो रहा है। वो मैं नाम लेकर कहने को चाह रहा हूँ, राहुल गांधी अभी जेएनयू गए थे, अरविंद केजरीवाल साहब गए थे, तो आप किसकी कर रहे हो? दिग्विजय सिंह साहब ने सवाल उठाए थे, दिग्विजय सिंह ने 26/11 पे सवाल उठाए, उन्होंने 26/11 कह दिया कि आरएसएस ने कराया। आपने कहा ये भगवा आतंकवाद शुरू हो गया। ये लगातार चल रहा है और एक पर्टिकुलर माइंडसेट के लिए एक वोट बैंक की अपीसमेंट। और ये अभी शरद पवार साहब ने कहा ये कोई किसी का भला नहीं कर रही है, ये सर वोट बैंक की अच्छी बात तब होती इसको। मैं चाहूंगा अगले 2 साल 3 साल लगातार इन सारे केसेस को परस्यू कराएं, कोई एनसीबी के पास कमी नहीं है, वो अपने सिस्टम से उसको परस्यू कराएं बात को। सर एक बयान दे देना इसलिए कि वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जहां तक पंजाब की बात है, वहां और खतरनाक मामला है। मैं लगातार चैनल्स पे, डिबेट्स पे लगातार विषय उठा रहा हूं कि जो आम आदमी पार्टी के लोग विदेश में जा रहे हैं, वो जो कनाडा अमेरिका में डिक्सी के गुरुद्वारे में गए, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों से फंडिंग की बात कर रहे हैं जो कि रेडिकल्स हैं। यहाँ पर भी वो कभी अपने फोटो में पीछे बेंडोला की फोटो छाप कर उसको बधाई दे देते हैं उनके जन्मदिन के ऊपर। वो असल में वो एक माइंड सेट के साथ, वो उस प्रकार की राजनीतिक पार्टी है, वो किसी हद तक जाएंगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक ऑडियो टेप आया था जो बहुत लोगों ने उस पर गौर नहीं किया, वो मुझे याद है 14 मार्च 2015 को रिलीज हुआ था, जिसमें उनके नेता क्या कह रहे थे, कांग्रेस के 5 मुसलमान हैं, इनको ले आओ। अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं अपने एक दूसरे नेता को, कांग्रेस के 5 मुसलमान हैं, ये बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जब आपकी जड़, आपकी सोच सब राजनीति के अंदर इस प्रकार की पड़ जाएगी कि हमने मजहब के नाम पर राजनीति करनी है, हमने बांट कर राजनीति करनी है, तो आप किसी हद तक जाओगे। वो आतंक का पैसा ला सकते हो, आप आतंकियों से पैसा ले सकते हो, आप देशद्रोहियों से पैसा फंडिंग करा सकते हो। यही तो लक्ष्मण रेखा खींचने की जरूरत है। मोहम्मद अफजाल साहब, आपको लगता है कि कई बार ये इसमें हम पॉलिटिकल पार्टियों को बार बार दोष दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जो समुदाय हैं जो अलग अलग है, वो भी तो कहीं हम लोग वोट बैंक बन जाते हैं, कभी हम मुस्लिम के नाम पर, कभी हम हिंदू वोट बैंक बन जाते हैं, कभी हम जो है बन जाते हैं दलित वोट बैंक बन जाते हैं। ना सिर्फ सामाजिक संगठन, हमारे जैसे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन हमारे राजनेताओं की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि राजनेताओं को देखिए सबसे वोट बैंक से ऊपर उठकर भी राष्ट्र है। अगर हम राष्ट्र के लिए नहीं सोचेंगे तो एक दिन आपका वोट बैंक आपके नीचे सरक जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका वजूद जो है ना नजर नहीं आएगा। सिर्फ इसलिए मैं राजनेताओं पार्टियों को भी ये चेताता हूं कि आप कम से कम इस तरह की जो राजनीति है जिसके अंदर कहते हैं कि अपना मजहबी मामला अपना इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, हम राष्ट्रवाद की देखिए, अगर क्यों विकास के मुद्दे के ऊपर जंग नहीं लड़ी जाती, क्यों विकास के मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता, क्यों नहीं हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग जो है ना वो पसमानदा क्यों है? मतलब अफजल साहब, मेरे समय पर, लेकिन मैंने एक सवाल उठाया था, उसका जवाब मैं क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी सुन, लेकिन आपसे जरूर लेना चाहूंगा। ऐसे नेताओं से कैसे निपटा जा सकता है? कम से कम समाज के पास कोई, देखिए हम लोग कर रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे समाज में नीचे उतरकर बिल्कुल ग्रास रूट पर जाकर मुस्लिम समाज को ये बता रहा है कि ये इस तरह की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हैं, वो हमारे नहीं है, हमारे देश के नहीं है। हमारी आज अगर हम पसमानदा हैं, हमारा समाज आज पसमानदा है, आज हमारे 60% से ज्यादा लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि हम लोग इन जैसे लोगों के ये जो राजनेता हैं इनके बहकावे में आ जाते हैं। अब बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जो बाकी हमने बातें की वो आशंकाएं वो अपनी जगह हो सकती है, लेकिन आतंकवाद का खतरा रियल खतरा है हम लोग इतने साल से। तो आपको लगता है इस मसले पे कम से कम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को जो बयानबाजी हो, सोच समझ के बयानबाजी होनी चाहिए? देखिए, सोच समझ के, मैं सिर्फ इस मामले में नहीं, हर मामले में कहता हूँ सोच समझ के ही राजनीति करना चाहिए, बयान भी सोच समझ। दूसरी अहम बात, अभी आपने पंजाब की बात कही कि वहाँ बड़ी तादाद में पैसा आ रहा है।
मैं अभी एक टीवी चैनल पर था जिन्होंने कहा कि 6 करोड़ रुपया 3 लोगों के अकाउंट में जम्मू कश्मीर में आया, और ये एक नेशनल टेलीविजन चैनल कह रहा था। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपके पास इसका कोई सबूत है? क्योंकि आप बता रहे हैं अकाउंट में आया, तो वो तो होगा, और सरकार तो आपकी है वहाँ पर, वहाँ तो पीडीपी की और बीजेपी की सरकार है। तो मुझे ज़रा बताइए कि उन्होंने इनको पकड़ा क्यों नहीं? आज सिंह साहब फरमा रहे हैं कि पंजाब के अंदर टेररिस्टों का पैसा आ रहा है, शायद कहने का मतलब उनका यही है। और लोग ये बीजेपी के, आप पार्टी के लोग, मैं आप पार्टी को कोई डिफेंड करने वाला नहीं, ये मेरी पार्टी नहीं है। अगर वो ला रहे हैं तो कैसे आपने उनको छोड़ा हुआ है? आपकी सरकार है वहाँ, बीजेपी में, बीजेपी और अकाली दल की सरकार है। अगर वहाँ ऐसा पैसा आ रहा है तो पकड़ो उनकी गर्दन, हथकड़ी लगाओ, जेल भेजो उनको। जांच के लिए नहीं, जांच की बात देखिए, एक बात सुनिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। पंजाब के अंदर टेररिज्म खत्म हुआ है, और खुदा का शुक्र है कि आज पंजाब उस पुरानी बीमारी से मुक्त हो गया है। अगर आज इलेक्शन से पहले आप पंजाब के लोगों पे ये इल्जाम लगाएंगे जो देश से बाहर हैं कि उनका पैसा अगर आ रहा है तो वो आतंकवादियों का पैसा है, और वो पंजाब के लोग आतंकवादी हैं, तो ये अपने आप में बहुत सीरियस बात है। मैं बहुत हाईली, मुझे ऑब्जेक्शन है इस पर कि हम एक बड़े चैनल पे जो पूरे देश में जाता है, वहां हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर आतंकवादी पैसा आ रहा है। अगर आ रहा है तो सरकार क्या कर रही है? उप मुख्यमंत्री की चिट्ठी है गृह मंत्री को, और उसका संदर्भ में ये बात हो रही है। और ये मैं कह रहा हूं, ये मामला कोई ये हल्का मामला नहीं है। आपसे कह रहा हूं, अगर आपसे कह रहा हूं, अगर इसमें हकीकत है तो आप पकड़िए ना इनको फौरन। बिल्कुल, तो सर हमारा इस पर बहस की क्या जरूरत है? बहस तो उस दिन करिएगा जिस दिन इनको पकड़ ले। बहस की जरूरत इसलिए है क्योंकि देश को जानना चाहिए अगर ये मसला सामने उठा है। अगर एक उप मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री को चिट्ठी लिख रहा है तो दूरदर्शन का या फिर किसी भी चैनल का फर्ज है बताना कि इस तरह की आशंकाएं जताई गई है। एक बात देखिए, आशंका जताना अलग बात है सर, और ये दावा करना कि अगर ऐसा पैसा आ रहा है, किसी टेलीविजन चैनल का काम नहीं है, लेकिन खबर ये है, ये खबर है, खबर को देना दूरदर्शन का या किसी भी चैनल का काम है। और उसी संदर्भ में हम इसकी भी बात उठा रहे हैं। सिंह साहब, आखिरी बात बहुत संक्षेप में, क्योंकि मीम साहब, मैंने भी कहा, आपने कहा, मैं भी कहता हूं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और बहुत सुलझे व्यक्ति, इसलिए मैंने इनको बीच में काटा नहीं। लेकिन जब इन्होंने कहा कि भाई इस तरह की बहस, इसी मंच पर बहुत सारे कांग्रेस के नेता और दूसरे नेता इस तरह की बहस कर चुके हैं। हमने इसी मंच पर करी है कि एक दूसरे समुदाय को लेकर जो भावनाएं भड़काने, जाहिर सा आरोप आप पर है कि आप लोग जो है हिंदू वो वोट बैंक के लिए काम करते हैं, तो उससे भी भावनाएं भड़काने के लिए उसका रिएक्शन भी होता है। क्या जवाब देंगे? देखिए, मैंने नहीं कहा उसका रिएक्शन होता है, लेकिन आपने पकड़ा करना चाहिए। मैंने नहीं कहा कि अभी आपने कहा मेजोरिटिज्म के नाम पर। मैं थोड़ा इतिहास, साल बड़े सियाने आदमी, इनको थोड़ा इतिहास याद। 1984 के अंदर जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती कहकर मेजोरिटिज्म का पहली बार किसी ने राजनीति करी थी तो कांग्रेस पार्टी ने देश में करी थी। जब दिल्ली में 3 सिखों को कत्लेआम कर मेजोरिटिज्म के नाम पर राजनीति कर जब ये कहा था कि आपको क्या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऑटो ड्राइवर के साथ बैठते हुए शर्म आती है क्या, डर लगता है क्या, ये पहली बार देश में किया था, कांग्रेस ने किया था, किसी और ने नहीं किया था। और बाटला हाउस में कोई आतंकवादी मारे जाते हैं, उनके नाम पर अगर आंसू बहते हैं, तो पहली बार हमारे देश में अगर किसी ने राजनीति के लिए ठोकी है। तो असल में क्या, राजनीति के लिए कुछ किसी हद तक जाना, वो मेजोरिटिज्म की बात हो चाहे माइनॉरिटिज्म की बात हो, हमारा मसला बड़ा क्लियर है, बड़ा मसला क्लियर है। देश की एकता और अखंडता के लिए किसी हद तक जाएंगे। अगर उसमें कोई भी आतंकवादी, कोई भी देशद्रोही होगा, वो धर्म के और पंथ के नाम पे नहीं, कोई भी देशद्रोह का काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर उनकी फंडिंग हो रही होगी कहीं से, वो पंजाब या पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया की बात नहीं है, वो कहीं से विदेश से, कनाडा से, अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से, कहीं से हो रही होगी, पाकिस्तान से हो रही होगी, उसकी चिंता करेंगे और बिल्कुल ठोक बजाकर करेंगे, इसमें कहीं अनगहली नहीं होगी। मुख्य मुद्दा जो है, मुख्य मुद्दा यही है कि कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नेताओं को इस बारे में जो बयान देने चाहिए वो कम से कम सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि शायद पत्रकार गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन हम मानेंगे जो देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, जो देश में सांसद रह चुके हैं, देश में जो बड़े मंत्री पद पर रह चुके हैं, कम से कम उन लोगों को तो जिम्मेदार जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दो टूक में आप तीनों का यहाँ शिरकत करने के लिए। शुक्रिया आपका। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।